नमस्कार प्यारे साथियों, पुनः स्वागत है आप सभी का एडुजब टीच प्लेटफॉर्म पर। अब तक हमने देखा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का परिचय देखा हमने, और उसके बाद हमने कुछ विचारकों के कथन देखे, और साथ ही साथ हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की विशेषताओं के बारे में चर्चा करी थी। आगे की क्लास में हम देखेंगे डीपीएसपी में इसके मौलिक अधिकारों के साथ संबंध कैसे है, और उसके बाद डीपीएसपी की चर्चा करेंगे कौन कौन सा मौलिक अधिकार डीपीएसपी कौन से अनुच्छेद में वर्णित है और वो हमें किस प्रकार से सुविधा प्रदान करेगा। इस प्रकार से हमने शुरू करेंगे अब कि किस प्रकार से मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व का संबंध है। देखिए दोस्तों, मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों का संबंध। अब देखिए ये क्या होता है, इसके बारे में हम एक चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, कुछ वाद हुए थे, कुछ संविधान के संशोधन हुए थे, उनके दरमियान राज्य के नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों के मध्य संबंधों का निर्माण किया गया। किसमें कहा गया कि मौलिक अधिकार डीपीएसपी से पहले हैं, किसमें कहा गया कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, और किसी में ये भी कहा गया कि कुछ डीपीएसपी मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता प्राप्त है। तो अब हम क्रमशः सभी की चर्चा करेंगे। सबसे पहला आता है चंपक द्वैराजनवाद। कौन सा है? चंपक द्वैराजनवाद। एक वाद है चंपकन द्वैराजन वाद 1951। अब देखिए 1951 में एक चंपकन द्वैराजन वाद हुआ था। उस वाद में यह कहा गया कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक विरोध की स्थिति में निर्देशक तत्वों की तुलना में मौलिक अधिकारों को प्राथमिकता दी जाएगी। देखिए इस वाद में क्या कहा गया कि मौलिक अधिकार और डीपीएसपी के दोनों के मध्य जब विवाद हो जाता है तो उस विवाद की स्थिति में डीपीएसपी पर मौलिक अधिकारों को प्राथमिकता दी जाएगी। तो यह वाद, इसमें क्या कहा गया, मौलिक अधिकार एवं निर्देशक तत्वों में जब संघर्ष हो जाता है तो में संघर्ष की स्थिति में मौलिक अधिकार अधिक प्राथमिक, यानी दोनों में से अगर वाद हो जाएगा तो चंपक द्वैराजन वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मौलिक अधिकारों को महत्वपूर्ण माना जाएगा, और साथ ही साथ ये कहा गया कि मौलिक अधिकार जो होते हैं वो डीपीएसपी से प्राथमिक होते हैं। उसके बाद आता है आपके नंबर दूसरा, गोलकनाथवाद। ये एक प्रसिद्ध वाद है, गोलकनाथवाद 1967। कौन सा वाद है आपके? गोलकनाथवाद 1967। इस वाद में क्या कहा गया? गोलकनाथवाद 1967 में कहा गया कि संसद डीपीएसपी या राज्य के निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। यानी सरकार डीपीएसपी को अगर किसी प्रावधान को लागू करना चाहती है देश की शासन व्यवस्था में, तो मौलिक अधिकारों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, यदि संसद निर्देशक तत्वों को लागू करवाने के लिए
मौलिक मौलिक अधिकारों में मौलिक अधिकारों में मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। देखिए, गोलकनाथवाद 1967 में क्या कहा गया है कि संसद निर्देशक तत्वों को लागू करवाने के लिए मौलिक अधिकारों में, किसमें, मौलिक अधिकारों में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है पहले दो वाद, इसमें यही कहा गया है कि संसद किसी भी प्रकार से मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। उसके बाद एक वाद आता है आपके, उस वाद को कहा जाता है आपके केशवानंद भारतीवाद। केशवानंद भारतीवाद 1973। और इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक होते हैं। क्या होते हैं, मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक होते हैं, मतलब एक के स्थान पर आप दूसरे का प्रयोग कर सकते हो। तो सवाल आता है कौन से वाद के अंदर मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को एक दूसरे का पूरक कहा गया। तो केशवानंद भारतीवाद 1973 के दौरान मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को एक दूसरे का पूरक कहा गया। तो इस वाद में मौलिक अधिकारों, इस वाद में मौलिक अधिकारों एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को एक दूसरे का पूरक कहा गया। यहां पर आपको ध्यान रखना है किस वाद में नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों को एक दूसरे का पूरक कहा गया। तो केशवानंद भारतीवाद बनाम केरल राज्य सरकार में वाद हुआ था, इसमें यह कहा गया। उसके बाद आपके आता है अगला वाद आता है आपके मिनर्वा मिल्स वाद। इसमें क्या कहा गया कि जो अपने मौलिक अधिकारों में डीपीएसपी में एक अनुच्छेद आता है 39 बी और सी, उन्हें क्या दी गई है, अनुच्छेद 14 और 19 पर प्राथमिकता दी गई है। तो आपको ध्यान रखना है अगला वाद मिनर्वा मिल्स वाद। कौन सा वाद, मिनर्वा मिल्स वाद 1980। इस वाद में क्या कहा गया है कि इस वाद में एक संविधान संशोधन हुआ था जिसे हम कहते हैं 42वां संविधान संशोधन। उस 42वें संविधान संशोधन में क्या हुआ, 42वें संविधान संशोधन के अंदर कुछ डीपीएसपी, जैसे आप देखोगे कि नीति निर्देशक तत्वों पर मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि मिनर्वा मिल्स वाद में किस संविधान संशोधन को चुनौती दी गई थी, पहले हमें वो जानना पड़ेगा। इसमें 42वें संविधान संशोधन 1976 को चुनौती दी गई। पहली बात तो आपको यह ध्यान रखना है कि मिनर्वा मिल्स वाद में कौन से संविधान संशोधन को चुनौती दी गई, 42वें संविधान संशोधन क्यों दी गई, तो आपको ध्यान रखना है इसके तहत क्या किया गया, इसके तहत नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक
अधिकारों पर, मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता प्राथमिकता दी गई। 42वें संविधान संशोधन में संसद ने कहा कि डीपीएसपी को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा सकता है। जिसके बाद आप देखोगे उल्लंघन कैसे हो गया है, अनुच्छेद 14 और 19 पर अनुच्छेद 31 ग, इन तीनों का उल्लंघन, इन तीनों की बात करी गई है कि अनुच्छेद 39 बी और सी इसको लागू करने के लिए। अब कौन से मौलिक अधिकार, सारों पर नहीं दी गई बल्कि कुछ मौलिक अधिकार। कौन कौन से आप देखोगे, अनुच्छेद 39 बी व 39 सी को अनुच्छेद कौन से है आपके, अनुच्छेद 14, 19 व 31 सी पर प्राथमिकता। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि राज्य अनुच्छेद 39 बी और 39 सी नाम के निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 14 समानता, विधि के समक्ष समानता, 19 6 प्रकार की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 31 सी संपत्ति के अधिकार पर इसको प्राथमिकता दी गई। और फिर मिनर्वा मिल्स वाद में क्या कहा गया, मिनर्वा मिल्स वाद में कहा गया कि आप इस पर प्राथमिकता दे सकते हो, किस, इनको स्वीकार किया गया मिनर्वा मिल्स वाद में। और उसी के साथ मिनर्वा मिल्स वाद में पुनः यह दोहराया गया कि निदेशक तत्व क्या होते हैं, निदेशक तत्व मौलिक अधिकारों के पूरक होते हैं। आप मौलिक अधिकारों के स्थान पर निदेशक तत्वों का उपयोग कर सकते हो और इसका उपयोग करने के बाद आप उपयोग कर सकते हो, लेकिन आप संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकते। तो यहां पर क्या कहा गया, इसमें कहा गया आपके मिनर्वा मिल्स वाद में कहा गया संविधान संशोधन के द्वारा, संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता। आप संशोधन तो कर सकते हो, लेकिन जो बातें मूल ढांचे में आती है, जो संविधान की बेसमेंट है, उनको आप परिवर्तन संविधान संशोधन के माध्यम से नहीं कर सकते। इस प्रकार से हमने देखा कि मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किस प्रकार के संबंध पाए जाते हैं। अब आगे हम देखते हैं मौलिक अधिकारों का राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में देखेंगे। इसको क्या होता है, हम डीपीएसपी को क्रमशः अनुच्छेद वाइज पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले क्या है, इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। जो आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, क्या है आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, इन्हें आपके 3 भागों में हम बांटते हैं। एक तो आता है समाजवादी, जो समाजवाद की व्यवस्था को लागू करते हैं, दूसरे आते हैं गांधीवादी और तीसरे आते हैं उदार बौद्धिक सिद्धांत। इस प्रकार से हम इसको 3 भागों में डिवाइडेंस करेंगे। ठीक है, 3 भाग कौन कौन से, सबसे पहले हम यहां देखते हैं अब आपके सामने 3 भाग है। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें सामाजिक सिद्धांत या समाजवादी डीपीएसपी। ठीक है, पहला भाग आएगा आपके समाजवादी, दूसरा आएगा वे डीपीएसपी जो गांधीवाद की धारणा को प्रबल बनाते हैं, और फिर उसके बाद आते हैं उदार बौद्धिकवादी। उसके बाद आएगा आपके उदार बौद्धिक, ठीक है, उदार बौद्धिक सिद्धांत।
इस प्रकार से हमने डीपीएसपी को 3 भागों में बांट दिया। अब पहले मैं आपको केवल अनुच्छेद बताऊंगा कि कौन कौन से अनुच्छेद किस किस में आते हैं, उसके बाद हम जैसे चर्चा करते जाए तो आपको उनको याद करना है। पहले तो आपको 3 भाग में याद करना है कि समाजवादी में कौन से अनुच्छेद आते हैं, गांधीवादी में कौन से अनुच्छेद आते हैं और उदार बौद्धिक में कौन से आते हैं। आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे डीपीएसपी है, इन डीपीएसपी का उल्लेख कहां है, तो आपको अनुच्छेद 36 से लगाकर अनुच्छेद 51 तक आपको देखना है। अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा है जो हम आगे पढ़ेंगे, और उसके बाद अनुच्छेद 37 में कुछ प्रावधान है इनको लागू करने के लिए कि संसद कानून बनाकर इसको लागू कर सकती है, वो बातें हैं तो वो हम बाद में करेंगे। अनुच्छेद 38 से अनुच्छेद 51 तक हमारे निर्देशक तत्व है, और अनुच्छेद 36 से 37 में कुछ परिभाषा है, उसको हम बाद में जब अनुच्छेद पढ़ेंगे उस समय इसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं समाजवादी डीपीएसपी में कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं। तो इसका हम देखते हैं अनुच्छेद, पहला अनुच्छेद आता है आपके अनुच्छेद 38, उसके बाद अनुच्छेद 39, उसके बाद तीसरा है अनुच्छेद 39 क, उसके बाद आता है 41, उसके बाद आता है अनुच्छेद 42, उसके बाद आता है अनुच्छेद 43, उसके बाद आता है अनुच्छेद 43 क, और उसके बाद आता है अनुच्छेद 47। इस प्रकार से हमारे इसमें कौन कौन से अनुच्छेद है, अनुच्छेद 38, 39, 39 का, 41, 42, 43, 43 का, 47, ये अनुच्छेद आपके समाजवादी ढांचे को प्रबल करते हैं। भारत में एक समाजवादी व्यवस्था है तो उस व्यवस्था को इंकित करने वाले कौन से डीपीएसपी है, अनुच्छेद 38, 39, 39 का, 41, 43, 42, 43, 43 का और 47, आपको ये ध्यान रखना है। अब अगला आता है आपके गांधीवाद। गांधीवाद की भावना को प्रबल करने वाले कौन कौन से, तो इसमें हम देखते हैं गांधीवाद के अंदर अनुच्छेद 40 आता है, उसके बाद अनुच्छेद 43 आता है, उसके बाद 43 ख आता है, उसके बाद आपके आता है 46 आता है, उसके बाद आपके 47 आता है, उसके बाद आपके 48 आता है। इस प्रकार से आपके गांधीवादी में 40, 43, 43 ख, 46, 47 और 48, देखिए 43 दोनों में ही है। तो 43 में क्या बहुत दो बातें लिखी गई है, तो एक बात समाजवादी है और एक बात गांधीवादी पर। समाजवादी में क्या आएगा कि राज्य कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी उपलब्ध करवाना, राज्य के अंदर जो काम करते हैं उनको उतनी तो आपको सैलरी देनी है जिससे उनका जीवन चल सके, ये समाजवाद। और उसके बाद गांधीवादी, गांवों के अंदर कुटीर उद्योग लगाना। कुटीर उद्योग की बात किसने करी है, महात्मा गांधी ने चरखे के आधार पर कहा था कुटीर उद्योग लगाना, वह बात आपके आती है 43 में गांधीवादी। तो अनुच्छेद जो आपके अनुच्छेद 43 है इसके अंदर दो बातें हैं, एक तो आता है राज्य के कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी देना, ये तो होता है समाजवादी विचार। उसके बाद है ग्रामीण परिवेश के अंदर कुटीर उद्योगों को लगाना, ये आता है आपके गांधीवादी विचार। तो अनुच्छेद 43 समाजवादी आधा है और आधा गांधीवादी है। उसके बाद हम देखते हैं उदार बौद्धिक सुधार, जो भारत के अंदर उदारवाद को बढ़ावा देते हैं। तो कौन कौन से हैं, उदारवाद के अंदर अनुच्छेद आता है आपके अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48 क, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 50 और अनुच्छेद 51। ठीक है, इस प्रकार से आपने देखा उदार बौद्धिक सिद्धांतों के अंदर कौन से डीपीएसपी आते हैं। तो अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता जो वर्तमान में राजस्थान में इसके लिए कमेटी गठित की, मैं आपको चर्चा कराऊंगा इसके अंदर कि इसको लागू करने के लिए राजस्थान में एक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कमेटी बनी है, मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको। अनुच्छेद 45 जो शिक्षा का अधिकार आपने देखा, अनुच्छेद 48 जो आपके पर्यावरणवाद की बात है, अनुच्छेद 49-50 जो कार्यपालिका और न्यायपालिका शक्तियों को पृथक्करण की बात करता है, अनुच्छेद 51 भारत की विदेश नीति का आधार है। ये सारी की सारी बातें हम चर्चा करेंगे आगे जैसे हम अनुच्छेद पढ़ेंगे। आपको ध्यान रखना है, आपको इसको 3 भागों में बांटना है। 3 भाग कौन से, एक तो आपको ये ध्यान रखना है एक तो आपको इनको ध्यान रखना है। ये केबल कैसे हो रहा है, एक तो आपको ये समाजवादी है सारे,
ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ये आपके सारे के सारे गांधीवादी, और उसके बाद इनको आप क्या करोगे, ये है आपके उदार बौद्धिक सिद्धांत। इस प्रकार से हमने इसको 3 भागों में बांट दिया ताकि आपको क्या है कि इजीली याद रहे। इसका समाजवाद जो सामाजिक या सामाजिक व्यवस्था को प्रोत्साहन करते, वे मौलिक अधिकार डीपीएसपी, वे डीपीएसपी जो गांधीवाद को प्रोत्साहन देते और वे जो उदार बौद्धिकवाद को प्रोत्साहन देते। इस प्रकार से हमने इसको 3 भाग। अब देखिए जैसे अनुच्छेद 43 2 बार आया था, वैसे अनुच्छेद 48 भी कितनी बार आ रहा है। अनुच्छेद 48 को आप एक तो आपको ये ध्यान रखना है, यहां पर भी अनुच्छेद 43 है और यहां पर भी अनुच्छेद 43 है। उसके बाद आपको देखना है यहां पर अनुच्छेद 48 है और यहां पर भी अनुच्छेद 48 है। तो 48 में क्या है, 43 में मैंने बताया। अब 48 में देखते हैं कि गांधीवाद क्या कहता है कि हमें गायें, बछड़े, अन्य दुधारू पशु व जो भार ढोने वाले पशु होते हैं उन नस्लों को सुधार करना है और उनको वध रोकना है, जीव हत्या नहीं करनी है। अनुच्छेद 48 में क्या कहा गया है कि आपको किसी भी पशु को, दुधारू पशु को, माल ढोने वाले पशुओं को मारना नहीं है। ये गांधी जी का सिद्धांत था कि आपको जीव हत्या नहीं करनी, अहिंसा परमो धर्म, आपको अहिंसा नहीं करनी है, हिंसा अहिंसा परमो धर्म यानी हिंसा का त्याग करना है। तो यहां पर क्या बात कही गई अनुच्छेद 48 में, इस वाले अनुच्छेद में कहा गया है कि आपको किसी भी पशु की हत्या नहीं करनी। फिर बात आती है उदार में क्या करना है। आपको उदार करने का मतलब होता है आपको कोई वैज्ञानिक विधि अपनानी है, अपना विकास करना है। तो कैसे करोगे, राज्य कृषि एवं पशुपालन का आधुनिक तथा वैज्ञानिक ढंग से संचालन करेगा। राज्य को क्या करना है, कृषि का भी करना है और पशुपालन का करना है। किस प्रकार से, आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से संचालन करना, ये होता है उदार बौद्धिक सिद्धांत। इस प्रकार से हमने आपके डीपीएसपी को 3 भागों में बांटा। एक समाजवादी जिसमें अनुच्छेद 38, 39, 39 का 41, 42, 43, 43 का और 47 आया। दूसरा हमने देखा गांधीवादी सिद्धांत जिसमें अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43 ख, अनुच्छेद 46, 47 और 48। तीसरे भाग में बांटा हमने उदार बौद्धिक सिद्धांत जिसमें आता है आपके अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 48, 48 का 49, 50 और 51। दोस्तों आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम सारे के सारे डीपीएसपी 1 या 2 क्लासों में पूरे करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। आप उससे पहले अगली क्लास में मिले उससे पहले तब तक आप ये सारे आप याद कर लो कि समाजवादी में कौन से आते हैं, गांधीवादी में कौन से आते हैं और उदार बौद्धिक सिद्धांत कौन कौन से डीपीएसपी है। धन्यवाद दोस्तों, इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ हमारे इस वीडियो को साझा करें। मिलते हैं दोस्तों अगली ही क्लास में डीपीएसपी के अनुच्छेद 36 के साथ।